क्यों इसके साथ ये कर रहा था, वो इस बात से भी आशना था कि ये साधु और जादूगर वगैरह सवाए पैसे बटोरने के और करते कुछ नहीं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा के मवाकिफ ठाकर करामत सिंह चाहता था। इसया कर लिया था कि अगर इस साधु ने पैसे बटोर बाने की तो इसका सरतन से जुदा कर देगा। इन्हीं सोचों में गर्क वो कितनी ही देर मुंशी विंडर और इसके साथ आने वाले साधु के इंतजार में चक्कर काटता रहा। तभी इसको गाड़ी के हारन की बाजगश्त सुनाई दी। वो से पास पड़ी चार पर विराजमान की निगाहें हुई थी। जल्द ही गाड़ी डेरे के बाहर रुकी और मुंशी गुरविंदर के साथ लंबी दाढ़ी वाला मैले कुचाले कपड़ों के मवाकिफ ठाकर करामत सिंह इस साधु को आजमाना चाहता था। इसने ये भी तहैया कर लिया था कि अगर इस साधु ने पैसे बटोरने या कोई ऐसे वैसे ताने बाने में उलझाने की सही की तो इसका सरतन से जुदा कर देगा। इन्हीं सोचों में गर्क वो कितनी ही देर मुंशी विंडर और इसके साथ आने वाले साधु के इंतजार में चक्कर काटता रहा। तभी इसको गाड़ी के हारन की बाजगश्त सुनाई दी। वो सरत से पास पड़ी चारपाई पर विराजमान हो गया। इसकी निगाहें पहम गाड़ी पर ही जमी हुई थी। जल्द ही गाड़ी डेरे के बाहर रुकी और मुंशी गुरविंदर के साथ लंबी दाढ़ी वाला मैले कुचाले कपड़ों में मलबूस एक अजीब ही तर्ज का इंसान उतरा। ना चाहते हुए भी ठाकर करामत सिंह की निगाहें इससे हट ना पाई। इस शख्स की आंखें में न जाने क्या कशिश थी कि ठाकर करामत सिंह इससे निगाहें ना मिला पा रहा था। इसके गले में एक साथ कितनी ही पत्थरों की मालाएं पड़ी हुई थी। इसके हाथों की उंगलियां मुख्तलिफ नगीनों से सजी अंगूठियों से भरी हुई थी। ठाकर करामत सिंह ना चाहते हुए भी अपनी जगह पर अस्तादा हो गया। वो साधु इसके ऐन सामने आकर अस्तादा हो गया और बगौर ठाकर करामत सिंह को तकने लगा। ठाकर करामत सिंह को इसका यूं टिकटिकी बंद कर तकना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बावजूद सही कि वो इसे यूं तकने से रोक न पा रहा था। बैठे न महाराज, मुंशी गुरविंद ने खुश आमदी आना लहजे में इस साधु से कहा तो वो बिना कोई जवाब दिए चारपाई पर विराजमान हो गया। ठाकर करामत सिंह इसके सामने वाली चारपाई पर विराजमान हो गया था, लेकिन बावजूद सही कि वो इससे निगाहें ना मिला पा रहा था। किसी ने गलत नहीं कहा कि माता पिता के कर्मों की सजा अक्सर औलादों को ही भुगतना पड़ती है। इस साधु ने ठाकर करामत सिंह को मुतवातिर तकते हुए कहा। ठाकर करामत सिंह ने पहली बार पर तशवीश निगाहों से इसे देखा। साधु ने इसे नजरअंदाज करते हुए मुंशी गुरविंद को हाथ के इशारे से वहां से चले जाने को कहा तो मुंशी गुरविंद फौरन ही वहां से खिसक गया। हालात का मुकाबला करने की बेशक तुम में जसारत है, लेकिन बिला वजह दूसरों को निर्दोषी मत समझो। ये सब कुछ किया करता तुम्हारे अपनों का ही है। जो कुछ करना था वो कर गए, लेकिन भुगत तुम रहे हो। साधु एक बार फिर गोया हुआ तो ठाकर करामत ने मुतवातिर इसे परेशान कुन निगाहों से घूरा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये साधु इसे कहना क्या चाहता है। बात को सीधी तरह करने की बजाय तानों बानों में उलझाया जा रहा है। आप को जो कुछ भी कहना है खुल कर कहें। बिलाखिर ठाकर करामत ने तंग होकर कहा। ठाकर करामत सिंह की बात सुनकर इस साधु ने चार सूंघा दौड़ाई, जैसे इत्मीनान कर लेना चाहता हो कि इन दोनों के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं है। जब इसे अच्छी तरह से यकीन हो गया तो वो ठाकर करामत सिंह के मजीद चारपाई खींच कर विराजमान हो गया और सरगोशियाना लहजे में बोला, मैं कुछ कहने
जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना। ठाकर करामत सिंह ने इसे की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया तो फिर गोया और एक लंबी कहानी सुनाता गया, जिसका हर लफ्ज ठाकर करामत को हैरत के समुंदर में गोताखोरी करने के लिए काफी था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि साधु जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ हकीकत पर मबनी है या इसकी मन गढ़ंत कहानी, लेकिन जो कुछ भी था वो हमतन गोश सुनने जा रहा था। ठाकर जी, बैरम देश ने ठाकर को मुखातिब किया तो इसने चौंक कर इसे जवाब दिया। ठाकर करवज जय सिंह अपनी महल जैसी हवेली के लान में व्हील चेयर पर विराजमान किसी गहरी सोच में गर्क था। इस ने आंखें बंद की हुई थी और चेयर को पहन झुलाए जा रहा था। जब यक्का बारगी इसकी समाज से वैराम देश की बाजगश टकराई तो इसने चौंक कर इसे खा जाने वाली आंखों से घूरा। वैराम देश को अपनी रगों में लहू मुंजमद होता हुआ दिखाई देने लगा। कहो क्या बात है? ठाकर करवेज सिंह ने नागवारी से पूछा। ठाकर जी, वो हमारी पत्नी की तबीयत अचानक ही ज्यादा खराब हो गई तो थोड़ी देर के लिए अभी वैरम देश ने इतना ही कहा था कि ठाकर ने इसे ठोक दिया। तो क्या थोड़ी देर के लिए? ठाकर करवेज सिंह ने तकरीबन धाड़ते हुए पूछा। तो वैरम देश के पसीने छूट गए। इससे समझ नहीं आ रही थी कि ठाकर करवज सिंह को क्या जवाब दे। और ठाकर करवज सिंह के गजब से आशना था। वो जानता था कि ठाकर करवज सिंह मुलाजमों की छोटी छोटी गलतियों पर मार मार कर इनका कचूमर निकाल देता था। इसके सीने में दिल नहीं पत्थर था, एहसास नाम की कोई चीज जैसे इसके अंदर थी ही नहीं। तनख्वाह हरामखोरी की लेते हो, जिस वक्त देखो कोई ना कोई बहाना ले कर आ जाते हो। कभी किसी की माँ बीमार है तो किसी का बाप मर रहा है, किसी की बीवी की तबीयत खराब है तो किसी की औलाद मरने के करीब है। जा दफा हो जा और काम कर। दोबारा मेरी तरफ आया, मार मार कर भर कम निकाल दूंगा। ठाकर करवज सिंह की बात सुन कर वैरम देश खून के आंसू पी कर रह गया। वो जानता था कि ठाकर करवज सिंह से मजीद बात करना खुद को मुसीबत में डालने के मुवाकिफ है। चारों नाचारा से इसे वहां से खिसकना पड़ा। इसे काम करते हुए थोड़ी ही देर बीती थी कि इसे पता चला कि तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इसकी पत्नी सोरगबाश हो गई है। इसके कदमों तले जमीन सरक गई। इसे ठाकर करवेज सिंह पर शदीद ताव चढ़ रहा था। इसने इस वक्त काम वहीं छोड़ा और ठाकर करवेज सिंह से बिना इजाजत लिए घर की ओर चल दिया। ठाकर करवेज सिंह को जब इस बात का इल्म हुआ तो गुस्से से आग बगोला होकर रह गया। 1-2 टके के मुलाजिम ने इससे इजाजत तक लेना गवारा न की थी। इसने इसी वक्त अपनी लंबी नाल वाली बंदूक उठाई और गाड़ी में बैठकर वैरम देश के घर की तरफ चल दिया। वैरम देश के सिर्फ एक दुख्तर थी, वो भी जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हसन तो जैसे इस पर टूट कर बरसा था। इसके कितने ही तलबगार थे, लेकिन वैरम देश के पास बेटी के हाथ पीले करने के लिए पाई तक न थी। वो चाहता था कि दुख्तर को पिया के घर जल्दी भेजे, लेकिन जो भी इसे देखने आता था साथ में जहेज की लंबी रसीद भी लिख कर लाता था। बेटी को बियाने की ख्वाहिश एक सपना ही बन कर रह गई थी। दूसरी तरफ वैरम देश की दुख्तर सलवेता एक बाइज्जत लड़की थी। घर से बाहर वो कदम न रखती थी। वो जानती थी कि माशरे में कितना बिगाड़ पैदा हो चुका था। इसे मालूम था कि एक औरत की इज्जत एक बार मिट्टी में मिल जाए तो